दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किश्ती को किनारों की तरफ मोड़ना पड़ा। आगे क्या कहूँ, या मैं भी तूफान में डूबता। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। अरे तुम अपना घर नहीं जोड़ पा रहे हो, काहे का प्रबुद्ध। जब सोनभद्र का मामला आया तो क्या एक बसपाई दिखाई दिया? अगर वहां कोई दिखाई दिया तो प्रियंका गांधी जी दिखाई दी। तो वैसी साहब बीजेपी की मीटिंग में विरोध करते हैं बीजेपी का, काम करते हैं बीजेपी का, भाईचारा समाप्त हो, यही तो बीजेपी चाहती है, वही तो वैसी जी कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण बनाने में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। सभी अपनी जाति हिसाब से गुणा गणित को साध रहे हैं, छोटे बड़े गठबंधन बन रहे हैं। एक और जहां समाजवादी पार्टी ने कहा कि वह छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी, तो वहीं बीजेपी भी अपने नए पुराने साथियों को मनाने में जुटी हुई है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस का क्या पैटर्न रहेगा इस बार यूपी के चुनाव में, किस पैटर्न पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और क्या मुद्दे हैं, क्या इन लोगों के पास एजेंडा है यूपी के चुनाव का। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। सबसे पहला सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि आप बसपा सरकार में मंत्री रहे और जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके एक बड़े नेता आप हैं उत्तर प्रदेश में। क्या पैटर्न रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा इस बार कांग्रेस के पास, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय लंबे समय से कांग्रेस का वोटर रहा है, लेकिन बीच में अल्पसंख्यक समुदाय कई जगह पर बटा, सपा के साथ भी गया, बसपा के साथ भी गया, ओवैसी के साथ भी गया पिछले 1-2 चुनाव में। तो कांग्रेस उन्हें किस तरह से जोड़ेगी अपने साथ और किस तरह से सत्ता में वापसी करेगी या सत्ता में भागीदारी को सुनिश्चित करेगी? देखिए, सत्ता बाद की बात है जी। सबसे पहले जो है, जो महत्व है जी। वो ये है कि जितनी बुरी हालत जी। आज हमारे प्रदेश की है, देश की है, मेरी याददाश्त में, शायद आप लोग जो बैठे हुए हैं आप लोगों की भी याददाश्त में इतनी बुरी नहीं रही होगी। कारोबार सारा खत्म, बेरोजगार लड़के लड़कियां सड़कों पर, शिक्षक सड़कों पर, किसान जो है 9 महीने से जाड़ा गर्मी बरसात झेल करके सड़क पर पड़ा हुआ है, व्यापारी कर्मचारी मारा मारा फिर रहा है, इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं, इस देश को बेचा जा रहा है। रेलवे बेच दो, नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन बेच दो, ट्रांसपोर्ट बेच दो, बिजली, हर डिपार्टमेंट को बेच दो, बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले सत्ता का सवाल नहीं है, पहले यह है कि देश जो आज हम कम से कम 50 साल पीछे चले गए। नहीं, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया वार चल रहा है। खासकर अभी जो सोशल मीडिया चल रहा है वो सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी बड़ी सोशल मीडिया टीम उतारी है जो इन मुद्दों को आगे रख रहे हैं। मेरा मुख्य सवाल है कि जो परंपरागत वोट है, क्योंकि अभी 22 का चुनाव आ रहा है, तो वो जातीय समीकरण और वोट का समीकरण भी सियासी पार्टियों के लिए अहम होता है। आपके मुद्दों से भी मैं सहमत हूँ कि ये यहाँ पर सबसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन अभी आपका जो मेन मुद्दा है, अल्पसंख्यक समुदाय के आप नेता हैं और उसी वोट को रिझाने के लिए हैदराबाद से ओवैसी जी भी आए हैं, समाजवादी पार्टी भी उसी में जुटी हुई है, बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और कह रही है कि मुस्लिम ब्राह्मण 2007 वाला फॉर्मूला दलितों को साथ लाके सरकार बनाएंगे। तो आपके पास क्या पैटर्न है, किस तरह से आप अपने पुराने वोटर को अपने साथ जोड़ेंगे? देखिए, मैं उसी पे आ रहा था जी कि जितनी बुरी हालत आज अल्पसंख्यक की, ब्राह्मणों की, बैकवर्ड की, शेड्यूल कास्ट की भी है, इतनी बुरी हालत कभी नहीं रही। इतनी बुरी हालत कभी नहीं रही। अब ये हालत हुई कैसे? जब ये वर्ग मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, बैकवर्ड ये और अपर कास्ट की अन्य बिरादरियां, चाहे जितना जितना देती हूं, जब तक ये कांग्रेस को ज्यादा तादाद में वोट देती रही, तो 1984 से 1989 तक ये पार्लियामेंट का रिकॉर्ड, मेरे कहने में मत आइएगा, भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में 2 MP जीते थे। श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, तीसरा कोई नहीं जीता। उसके बाद धीरे 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 ये हुआ कि आज बीजेपी की पूर्व बहुमत की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है।
और आज ये यहाँ के निवासियों को ये सोचना पड़ रहा है। हमारी तो गुजर गई, हमारे बच्चों की, हमारे संतानों की संतानों के संतानों का क्या होगा? वो इस हिंदुस्तान में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? आज सोचना पड़ रहा है उनको। इसलिए अगर सोचना पड़ रहा है तो वो सोच रहे हैं, भले धीरे धीरे सोच रहे हैं। हर वर्ग सोच रहा है, अल्पसंख्यक सोच रहा है। सवाल ये पैदा होता है, मैं जो अंदरूनी बात बता दूं आपको, ब्राह्मण भी जाना चाहता है, अपर कास्ट भी जाना चाहता है, दलित भी कांग्रेस में जाना चाहता है, मुस्लिम भी तैयार बैठा है। दिमाग में होता है यार हम अकेले गए तो क्या होगा, कहीं फिर ना भाजपा को फायदा। कैसे विश्वास कैसे दिलाएंगे कि आइए साथ में? देखिए, उसी का हमारा प्रयास चल रहा है जी। और हम अपना काम ओपन नहीं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि हम कामयाब होंगे, चाहे 6 महीने में हो और चाहे 2.5 साल में हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब कि जिस तरह से वो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो उनके लड़ने से नफा नुकसान किसका होगा? क्या कांग्रेस का भी नुकसान हो सकता है उनके लड़ने से? देखिए साहब, ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। अच्छा। उनका समझौता है कि तुम ऐसी बात बोलो कि अगर जाति उन्माद जितना भड़क सके उतना भड़के, हिंदू मुस्लिम में ध्रुवीकरण हो, भाईचारा समाप्त हो। यही तो बीजेपी चाहती है, वही ओवैसी जी कर रहे हैं। नाम लेते हैं बीजेपी का, काम वो करते हैं बीजेपी का, विरोध करते हैं बीजेपी का, काम करते हैं बीजेपी का। तो ये सोची समझी साजिश है और इनकी जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में इनका नहीं चला, ये बिहार में थोड़े कामयाब हो गए, तो जिसकी वजह से बीजेपी की मिलीजुली सरकार बन गई। अगर ओवैसी जी बिहार में भी इतने कामयाब ना हुए होते तो वहां भी बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने वाली। ओवैसी जिम्मेदार है इसके। प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है इस समय बसपा का कई जिलों में और सतीश चंद्र मिश्रा इसकी अगुवाई कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए संतोष पांडे जो परशुराम चेतना पीठ के अध्यक्ष हैं, उनको उनकी अगुवाई में 5 लोगों की उन्होंने टीम गठित की है और ब्राह्मणों को जोड़ने की सियासत हो रही है। तो बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन पर आप क्या कहना चाहते हैं? पुराने मायावती की पार्टी में आप रहे, मंत्री रहे और मायावती के करीबी माने जाते थे, उसके बाद आपकी अदावत हुई और उसके बाद आप कांग्रेस आए, तो क्या कहना चाहते हैं? प्रबुद्ध सम्मेलन जो किया जा रहा है इस पे क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं ये बता दूं, आपने अदावत शब्द इस्तेमाल किया, मेरी किसी से अदावत नहीं। पॉलिटिकल बातें होती हैं, छोड़ी क्यों आपकी? मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किश्ती को किनारों की तरफ मोड़ना पड़ा। आगे क्या कहूँ, या मैं भी तूफान में डूबता। और सब 2022 में देख लीजिएगा तूफान आ रहा है। अच्छा, 22 की आप चर्चा कर रहे हैं, तो प्रबुद्ध सम्मेलन पे आ जाते हैं जो सतीश चंद्र मिश्रा कर रहे हैं प्रबुद्ध सम्मेलन, और प्रियंका गांधी भी लगातार जुटी हुई है कांग्रेस को आगे अगुवाई करके। कई बड़े ब्राह्मण नेता आपके साथ भी हैं, लेकिन जतिन प्रसाद बीजेपी में चले गए। तो अभी जो ब्राह्मणों को लुभाने की सियासत हो रही है, इसमें क्या बसपा कामयाब हो पाएगी या फिर आपकी पार्टी भी कामयाब रहेगी? देखिए, ऐसा है, हमने पहले कह दिया हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। आपके सवाल का जवाब देना मैं जरूरी समझता हूँ। सतीश चंद्र मिश्रा जी के सगे समधी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन समधिन है आज। झांसी में गए ये श्रीमती अनुराधा शर्मा, जिनको बसपा ने शायद 1 या 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया। इनकी बिटिया दामाद, इनकी समधिन इनसे मिले नहीं। इसके बाद आज मैं पूछना चाहता हूं कि जो इनके मौसी के लड़के जिनको उन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। इनकी जो बहन जिनको इन्होंने आयोग में रखाया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। इनकी बिटिया दामाद झांसी वाले दोनों भारतीय जनता पार्टी में हैं। अंटू मिश्रा जो इनके सगे रिश्तेदार है, मंत्री बनवाया था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे तुम अपना घर नहीं जोड़ पा रहे हो, काहे का प्रबुद्ध? और फिर प्रबुद्ध जब ब्राह्मण मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, जब दलित और आदिवासी मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, जब सोनभद्र का मामला आया तो क्या एक बसपाई दिखाई दिया? अगर वहां कोई दिखाई दिया तो प्रियंका गांधी जी दिखाई दी।
जब हाथरस का मामला आया तो कोई एक बसपाई दिखाई दिया? वहां प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी दिखाई दिए। अभी कोरोना का मामला आया, क्या एक बसपाई दिखाई दिया? अभी किसानों बैठे हुए 9 महीने से, क्या इनका एक डेलीगेशन, क्या एक इनका प्रतिनिधि कोई जाके उनसे पूछा? चलो ये सब छोड़ दो, अभी किसान मरा रामपुर का, कौन दिखाई दिया? प्रियंका जी वहां भी गई। सहारनपुर दारापुरी को जब जेल भेज दिया, क्या वो भी दलित था? तुम दलितों का दावा करते हो, वो भी दलित था। क्या आप उसको वहां दिखाई दी, उसकी मदद के लिए खड़े हुए? तब चुनाव नहीं था, अब चुनाव नजदीक आ गया। चुनाव नजदीक जितना आएगा उतने ही प्रबुद्ध बनते जाएंगे। प्रबुद्ध बनते जाएंगे चुनाव नजदीक। आखिरी सवाल आपसे कि इस बार कांग्रेस पार्टी का मुख्य मुकाबला किससे होगा? ये जल्दी है थोड़ा सा, अभी 7 महीने किसी गठबंधन में जाने वाले हैं क्या? देखिए, ये फैसला हमारी नेतृत्व को लेना है और अभी जल्दी है। जाना न जाने का फैसला जो भी होगा वो दिल्ली से होगा। तो ये थे हमारे साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा की, यूपी के विधानसभा चुनाव पर और जाति समीकरण को लेकर अन्य मुद्दों पर भी विपक्षियों पर निशाना साधा। अभिषेक शर्मा, न्यूज 80, लखनऊ।